सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी इंटरव्यू के बारे में। चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पोस्ट हैं जिनके इंटरव्यूज अभी होने वाले हैं। एक तो है असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज का यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा एमपीपीएससी के द्वारा, और यहाँ पर डेट दी हुई है 20 मार्च 2023 को आपके इंटरव्यू कराए जाएंगे। और याद रहे, चूंकि सहायक प्रबंधक किस डिपार्टमेंट के लिए है, चूंकि डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट का है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मतलब स्वास्थ्य विभाग के लिए है, तो आपसे हेल्थ बेस्ड जो स्कीम्स है वहां से क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। और दूसरी वैकेंसीज थी आपकी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट सर्जन के लिए। और देखा जाए तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं इसके इंटरव्यूज कराए जाएंगे आपके 27 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में। 3 दिन यहाँ पर इंटरव्यू कराए जाएंगे। तो बेसिकली इन दोनों ही इंटरव्यूज के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों ही इंटरव्यूज आपके हेल्थ जुड़े हुए हैं। विल डिस्कस दैट थिंग कि कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू पूछा सकते हैं। विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। तो पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग, जिसमें आपके इंटरव्यू पैनल की हम बात करें कि पैनल में कौन कौन रहते हैं। देखिए, आपके इंटरव्यू पैनल में मोस्टली यहाँ पे 4 लोग रह सकते हैं या 3 लोग भी रह सकते हैं। पैनल में एक सबसे इंपॉर्टेंट है होते हैं चेयरमैन। आपके पैनल के जो चेयरमैन होंगे वो है एमपीपीएससी के मेंबर होंगे। एमपीपीएससी के जितने मेंबर हैं उनमें से कोई एक मेंबर आपके पैनल का चेयरमैन होगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 एक्सपर्ट्स हो सकते हैं या 1 एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। हालांकि यूजुअली 4 मेंबर यूजुअली होते हैं, तो उस कंडीशन में 3 एक्सपर्ट्स यूजुअली बुलाए जाते हैं। लेकिन जो आपके पैनल के चेयरमैन होंगे वो एमपीपीएससी के मेंबर होंगे। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है, जो एक्सपर्ट्स आपके बुलाए जाएंगे वो तो आपकी फील्ड के बुलाए जाएंगे, तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे वो आपकी फील्ड से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन चेयरमैन आपके जो क्वेश्चंस पुटअप करने का जो तरीका होगा वो मोस्टली एक अलग ही अंदाज में होगा। जैसे कह सकते हैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो आमतौर पर लोगों के अंदर होती है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैसी है, उन चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जैसे एंट्री करते हैं उन चीजों को देख लेते हैं। जैसे आप जब एंट्री करेंगे, यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जब एंट्री करें कैसे एंट्री करना है, ग्रीट कैसे करना है, लोगों को विश कैसे करना है। देखिए, आमतौर पर एंट्री करते वक्त सजेस्ट किया जाता है कि जो चेयरमैन है, चूंकि वो पैनल के हेड है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको चेयरमैन को ग्रीट करना चाहिए, विश करना चाहिए। उसके बाद आपके पैनल में यदि कोई लेडीज मेंबर है तो उन्हें आप विश करें, ग्रीट करें, उसके बाद बाकियों को विश करें। ये एक डिसेंट तरीका माना जाता है। हालांकि कई सारी जगह एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि जो लेडीज मेंबर है उनको पहले विश करें फिर बाकियों को विश करें। लेकिन चूंकि चेयरमैन सीनियरिटी में सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले चेयरमैन को विश करें, फिर बाकी जो लेडीज मेंबर है उनको विश करें, देन आफ्टर यू कैन ग्रीट अदर मेंबर्स। ये थोड़ा डिसेंट पैटर्न बनाया सकता है। इसके बाद आपके सामने जो चेयर रखी रहेगी, तो ऐसा नहीं कि आप उस चेयर में सीधे जाके बैठ जाएं। यू हैव टू वेट फॉर वाइल। आपको जब बैठने के लिए बुला जाए तभी आप बैठें, अदरवाइज कई बार नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। यदि केस थोड़ी देर तक आपको नहीं बोलते तो फिर आप परमिशन मांग सकते हैं कि मैं आई सिट, तो उस कंडीशन में यदि आपको परमिशन दे दी जाती है तो आप बैठ सकते हैं, है ना। तो ये पहली बेसिक चीज है एंट्री के दौरान। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार ड्रेसिंग पैटर्न के लिए बुलाता है कि ड्रेसिंग क्या रखना चाहिए। देखिए, ड्रेसिंग जो है इतना इम्पैक्ट तो क्रिएट हालांकि नहीं करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का इंटरव्यू, 50 नंबर का इंटरव्यू है। अब 50 नंबर के इंटरव्यू में मोस्टली आपको मान लीजिए 40 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन आपका ड्रेसिंग पैटर्न थोड़ा फॉर्मल होगा, तड़क भड़क थोड़ी कम दिखेगा, तो उस कंडीशन में आपको शायद 41 ही मिल सकते हैं। बिकॉज सारा खेल पर्सनैलिटी का है, और पर्सनैलिटी के लिए यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो यदि आप मेल हैं तो उस कंडीशन में आप ब्लेजर डाल सकते हैं अपने साथ में, टाई पहन सकते हैं यदि आप टाई में कंफर्टेबल हैं। लेडीज यदि आप हैं तो भी आप फॉर्मल ड्रेसिंग करें। ये थोड़ी ध्यान रखें कि जो ड्रेसिंग है थोड़ी सी अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को, यार दोस्तों को दिखा भी दें कि आपका बेसिकली लुक कैसा दिख रहा है। तो ये भी थोड़ा सा देख लें, जिससे कि डिसेंसी कैसी है वो थोड़ा सा जज हो जाए बाकी लोगों से भी, तो थोड़ा डिसेंट थोड़ा सही रहता है। ड्रेसिंग सेंस में आप याद रखें थोड़ी फॉर्मल रखें, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखिए, यहां पर आमतौर पे क्वेश्चन पूछा आता है कि जब इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं तो उस वक्त आई कांटेक्ट कैसे रखें। अब देखो क्या होता है कि आमतौर पर जैसे मान लीजिए यहां पर पैनल में आपके 4 मेंबर होंगे। अब 4 मेंबर में मान लीजिए किसी एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है, तो क्या सिर्फ उस मेंबर की तरफ ही देखना चाहिए या बाकी की तरफ देखकर भी उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए इन मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो प्रयास करें अपना 90% आई कांटेक्ट जो है इन्हीं की तरफ रखें। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कई बार गलती करते हैं कि क्वेश्चन इनने पूछा है और बाकी लोग हम रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पर ट्रस्ट बिल्डिंग में दिक्कत हो जाती है। जिसने क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपको प्रयास करना है कि वहीं पे आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है। अब ये नहीं कि सिर्फ आप उन्हीं की तरफ देख लग जाएं,
कुछ थोड़ी टाइम बोलने के बाद में आप थोड़े सेकंड्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आप बाकियों की तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका रिस्पॉन्स कैसा चल रहा है। लेकिन यस, लगभग 90% आई कॉन्टेक्ट आप इनकी तरफ देखें। अब आई कॉन्टेक्ट में एक और बड़ा दुविधा होती है कि कई बार बुलाता है कि जब हम आई कॉन्टेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में कई बार हमें किसी की आंख की तरफ देखने पर बाकी चीजें भूल जाती है, हम ब्लैंक हो जाते हैं। ये ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पुटअप किए आते हैं। देखिए, आई कांटेक्ट करते वक्त आपको ऐसी दिक्कतें हो सकती है, पॉसिबिलिटी, तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों आंखों के बीच का जो स्पेस है वहां पे आप देख सकते हैं, तो ऐसा विजुअल आएगा कि यस यू आर लुकिंग एट द आई। सेकेंड थिंग इज दैट ऐसे जरूरी नहीं कि पूरा टाइम आप आईज की तरफ देखें, आप बीच बीच में जैसे चिन की तरफ देख सकते हैं और है ना फेस के अलग अलग पार्ट में देख सकते हैं। लेकिन ये प्रयास करें कि मोस्टली जो कंटेंट है आपका आईज की तरफ होना चाहिए, बिकॉज आपका कंटेंट आई की तरफ नहीं होता है तो वहां पर सामने वाला के अंदर जो ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए इंटरव्यूअर के साथ में, वो फिर वहां पर बिल्डअप नहीं हो पाती, फिर वहां दिक्कत हो जाती है। तो ये थोड़ी आपको प्रयास करना है कि आई कांटेक्ट अपना डिसेंट रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे चलते हैं, यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए, यहां पर चेयरमैन साहब के जो क्वेश्चन होंगे मोस्टली डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होंगे, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया कि यहां पर जो चेयरमैन साहब क्वेश्चन होंगे मोस्टली आपका जो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं दो चार फैक्टर के बारे में डिस्कस करता हूं। एक तो आमतौर पे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके नेटिव प्लेस से। नेटिव प्लेस का मतलब ये है कि आप पहले तो आमतौर पे क्वेश्चन बोला जाएगा आपसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप एक दो मॉक दे लेना, बिकॉज क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि ये चीजें बहुत सिंपल है और हम तो इसको बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे, लेकिन कई बार जब हम उसको करना शुरू करते हैं तो वहीं पर हम लोग थोड़ी सी परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते। तो प्रयास करना है कि आप हो सके तो आप एक दो मॉक दे के जाएं। किसी भी कोचिंग में जहां भी आप हैं वहां मॉक दे सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वेल लर्न सर्विस प्रोवाइड करता है मॉक इंटरव्यूज, तो आप वहां ज्वाइन कर लें, लेकिन एटलीस्ट आप एक दो मॉक दे के जाएं। इससे आपकी फ्लुएंसी प्रॉपर तरीके से चेक हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कहां पे वर्कआउट करने की आवश्यकता है ना। तो चेयरमैन जब आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इंट्रोड्यूस आपने आपको करें, लेकिन प्रयास करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं प्रॉपर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियस बात है बहुत बार देना पड़ा होगा अपनी कॉलेज टाइम में, लेकिन वो अलग है। प्रेजेंट टाइम का जो इंटरव्यू है वो अलग है। तो इसमें आप जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से कम 10-15 बार बोलने की प्रैक्टिस कर लेना है, बिकॉज हमने जब मॉक लिया है कई बार हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स में देखा है कि अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते, दो दे आर वेरी एक्सपर्ट ऑफ देयर एरिया, बट फिर भी इंट्रोडक्शन आपको बोलने के प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेंगे आपकी फ्लुएंसी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि रट्टाफिकेशन जैसे बिल्कुल स्पीड से बोलना है, आप स्मूथ तरीके से बोले, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएंगे थोड़ा डिसेंट दिखता है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप इसको थोड़ी तैयार कर लें। फिर बाद में कुछ क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं जरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नेटिव प्लेस है, आप कहीं से भी, जैसे मान लीजिए आप सागर से हैं, भोपाल से हैं, गुना से हैं, जहां से भी हैं, तो वहां के जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वहां के टूरिस्ट स्पॉट है तो कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, या इसके अलावा वहां यदि कोई विशेष न्यूज में रहा है, जैसे कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ ऐसे जैसे सतना जिला है तो वहां से मैहर अलग होने की घोषणा की गई थी बीते मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे आपको थोड़ा तैयार करके रखना है। वहां की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ी पता करके रखना है। वहां के कोई क्विज़न्स हैं जो बड़ी फेमस हैं उसको आप तैयार कर सकते हैं। वहां पे कोई नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है तो वहां से क्वेश्चन आप पिकअप कर सकते हैं। मतलब जो आपका नेटिव प्लेस है, जो भी नेटिव प्लेस है, वहां से आप क्वेश्चन थोड़े तैयार करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपसे बहुत ज्यादा, चूंकि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू थोड़े अलग होता है और जो आपका जो फील्ड है, जो आप इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर या तो असिस्टेंट मैनेजर या बाकी जो इंटरव्यू देने वाले हैं, वहां पर आपसे बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा आता है और आप हर एक क्वेश्चन यदि आप सॉरी सर बोलते हैं या सॉरी मैम बोलते हैं तो वो थोड़ी पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता। तो हल्की सी इंफॉर्मेशन आप यदि रखते हैं तो वो आपके लिए थोड़ी पॉजिटिव रहेगा। नेटिव प्लेस के बाद यदि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यूजुअली हॉबी से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, आमतौर पर देखा जाए तो हॉबी में कोई भी हॉबी आप रखते हैं जो भी आपकी चॉइस है, जैसे किसी का सिंगिंग हो सकता है, किसी का स्पोर्ट्स में, ऐसे चेस में इंटरेस्ट हो सकता है, क्रिकेट में हो सकता है। इंटरेस्ट होना अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम भी हो चलेगा, लेकिन उससे जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन पॉसिबल क्वेश्चंस को तैयार करना है हमें। आप उन पॉसिबल क्वेश्चंस को एक कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिख लें पेज में कि ये पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर तरीके से ढूंढ लें। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि हमारी हॉबी चेस है, तो चेस में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि अभी हाल ही में हमारा जो ग्रैंड स्लैम है वो बेसिकली ग्रैंड मास्टर है वो चेस में कौन बना है इंडिया से,
या इसके अलावा पूछ सकते हैं कि हमारे भारत में अब तक कितने ग्रैंड मास्टर चेस से बने हैं, है ना। या मान लीजिए आपकी सिंगिंग हॉबी है तो आपसे पूछा जा सकता है क्लासिकल सिंगिंग क्या होती है, क्लासिकल कौन कौन से सॉन्ग होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम इंटरव्यू में पूछा सकते हैं। तो जो पॉसिबल क्वेश्चन है उनको थोड़ी आपको तैयार करके जाना है, जिससे कि आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल पूछते हैं तो वहां पे आप ऑलरेडी सॉरी सर सॉरी मैम बोल सकते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं यदि आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देते हैं, इंटरव्यू बोर्ड को जब कुछ लगे कि ये क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाएगा और आप तब रिप्लाई कर लें, तो कई बार देखा गया कि इंटरव्यू बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये चीज थोड़ा याद, ये आप जनरल तरीके से आप तैयार कर लें तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट देगा। तीसरा एक और है, जैसे आपका जो व्यक्तिगत विवरण है जो आपने सबमिट किया होगा, वहां पे आपका जो बर्थडे होता है, जो जन्मदिन है, कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि यदि उस समय कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो तो वहां से क्वेश्चन कर बनते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा है तो 28 जून को है, तो 28 जून को एक फ्रांस में संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो फ्रांस और ब्रिटेन के अगेंस्ट में जर्मनी की संधि हुई थी और उसके द्वारा जर्मनी को काफी ह्यूमिलेट किया गया था। इवनली देखा है तो जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिस्सा लिया उसकी वजह भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही थी। तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा सकते हैं कि आपका जो बर्थडे है उस दिन कोई फेमस इवेंट हुआ हो या कोई फेमस स्कीम लॉन्च किया गया हो या किसी फेमस पर्सनालिटी का बर्थडे हो, तो वो चीज यदि आप थोड़ा देख लें तो अच्छा रहेगा। मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी अच्छी बात है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन थोड़ा सा आप गूगल में रिसर्च कर लेंगे 2 मिनट के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहां पर ये चीजें बेसिकली आमतौर पर जनरल रहते हैं, बहुत ही बेसिक से हैं। अब क्या होता है कि आप हेल्थ फील्ड का इंटरव्यू दे रहे हैं, कि आप इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर का देंगे या असिस्टेंट मैनेजर का देंगे, ये सारी चीजें आपके हेल्थ से जुड़े हुए हैं। हेल्थ से जब जुड़े होते हैं चीजें तो वहां पर आपसे क्वेश्चन हेल्थ बेस्ड पूछे जा सकते हैं। आपके स्पेशलाइजेशन के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन जो चेयरमैन साहब क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपके हेल्थ जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि कोई बहुत फेमस स्कीम है, जैसे इंश्योरेंस की स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम एक बड़ी फेमस स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, तो आपसे पूछा सकता है स्कीम कब शुरू किया गया या इस स्कीम के अंतर्गत एक फैमिली को कितना कवरेज मिलता है इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कितना कर सकता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल कवर होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कवर होते हैं, या इन केस मान लीजिए हेल्थ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जो विलेज एरिया ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहां पर जो स्पेशली मैटरनिटी के टाइम में जो अवेयरनेस क्रिएट करने का काम जो है कौन से लोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आशा कार्यकर्ता यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब आशा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे पूछा सकता है कि आशा वर्कर्स जो हैं दे आर प्रॉपर सैलरीड एम्प्लॉय और दे आर गेटिंग इंसेंटिव ओनली, तो ये चीज आपसे पूछा सकती है। आशा वर्कर्स ने अभी प्रोटेस्ट भी किया था कि हमें प्रॉपर सैलरी हर महीने मिलना चाहिए, आपसे पूछा सकता है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो ऐसे कुछ पॉसिबल क्वेश्चन जो है आपको तैयार करके रखना है। हेल्थ बेस्ड जितनी भी स्कीम है, इवनली बजट में भी हेल्थ को कितना एलोकेट किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो हेल्थ से जुड़ा हुआ जो फैक्टर है उसको आप थोड़ी तैयार करके जाएं। बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, हालांकि हेल्थ बेस्ड स्कीम पर प्रॉपर तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल में, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, तो वहां पे आपका बहुत बड़ा कवरेज हो जाएगा। मैटरनिटी मोर्टलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है, उसका एज आफ्टर प्रेजेंट टाइम में हमारे मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस उसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो हेल्थ बेस्ड स्कीम को थोड़ी आप जरूर तैयार करके जाइएगा, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। अब क्या होता है, कई बार जब आप इंटरव्यू देने आते हैं तो वहां पर यदि आपने अभी भी एकेडमिक कंप्लीट की है, आपका एकेडमिक अभी भी कंप्लीट हुआ है या एकेडमिक के बाद कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस कंडीशन में आपसे एकेडमिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एकेडमिक्स थोड़ी सी आप 2-3 सब्जेक्ट यदि आपने अभी भी कंप्लीट किया है, अपना ग्रेजुएशन अपना जो भी एकेडमिक कोर्स है वो आपने अभी कंप्लीट किया है, तो उस कंडीशन में आपने एकेडमिक थोड़ी तैयार करके जाएगा। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट जो है, 2 सब्जेक्ट की एटलीस्ट सही प्रॉपर तरीके से तैयार करके जाएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहां से पूछा आता है, एक्सपर्ट्स पूछते हैं और आप जब रिप्लाई नहीं कर पाते, दे आस्क फ्रॉम यू दैट कि ऐसा कोई 2 सब्जेक्ट आप बताओ कि जहां पे आपका कवरेज अच्छा है, आपने वहां प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखा है, तो फिर वहां पे ही क्वेश्चन पूछा आता है। इंटरव्यू बोर्ड काफी कॉर्डियल होता है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो उन्हें देंगे उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहां पर यदि आपने 2 सब्जेक्ट ही एटलीस्ट तैयार करके रखी है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक फिक्स्ड एरिया हो जाएगा, तो आप वहां पे रिस्पॉन्स कर भी सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये नहीं चाहेगा कि आप रिप्लाई नहीं करें, है ना, आपसे चाहेंगे कि आप भी कुछ बोल के जाएं, इसलिए आपकी जो कंफर्ट एरिया है क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। लेकिन इन केस मान लीजिए आप वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आपके फिर एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वर्क एक्सपीरियंस से जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी सी आप तैयार करके जाएगा, देख के जाएगा, थोड़ा सा एटलीस्ट एनालिसिस करके जाएगा, तो आपको वहां पर रिप्लाई करने में थोड़ी ऐसी आसानी होगी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया गया कि चलो ठीक है आप असिस्टेंट मैनेजर हैं या आप इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर जो भी हैं, और वहां पर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया, इमरजेंसी केस आने पर वहां पर अचानक से पेशेंट की डेथ हो गई
और डेथ होने के बाद जो पेशेंट के जो फैमिली मेंबर है वो मारपीट करने लगे डॉक्टर के साथ में, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है कई बार पूछे आते हैं। अब आपको ये फनी लग रहा होगा, लेकिन दैट इज एक्चुअल क्वेश्चन जो कि अभी पीएससी की तरफ पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पीएससी की तरफ पूछा सकता है। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग आप कैसे करेंगे, वहां पर कैसे सामने लोग कन्विंस करेंगे, इसके अलावा पुलिस प्रोटेक्शन आप कितना जल्दी लेंगे, पुलिस को कैसे इन्फॉर्म प्रॉपर तरीके से करके रखेंगे या नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको यहाँ पर पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार करके जाने हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, कई बार क्या होता है कि चूंकि आप जिस पोस्ट में जा रहे हैं वहां पर थोड़ी सी आपके अंदर एडमिन की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होती हैं उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे होनी चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि केस स्टडीज देकर आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है। तो इन चीजों को थोड़ी सी आप मन में तैयार रहिएगा। कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उसको आप तैयार करके जाइएगा, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करने में आसानी होगी। फिर मैं कह रहा हूं कि आप एटलीस्ट 1-2 मॉक दे के जाइएगा, या अपने किसी फैमिली मेंबर को पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं आप उसको दे दें और उनसे बोलें कि आप इन क्वेश्चंस को हमसे पूछिए और आप उसका रिस्पॉन्ड करिए। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि कई बार हमने देखा है कि फ्लुएंसी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, कई बार स्टैमरिंग बहुत ज्यादा होती है। देखो, स्टैमरिंग होना एक आम बात है, लेकिन एक जनरल डिसेंट तरीके से आप इंटरव्यू दे जाते हैं, बहुत कंप्लीट फ्लुएंट ना भी हो, थोड़ा बहुत भी यदि आप एक डिसेंट तरीके से आप दे जाते हैं तो वहां पे यूजुअली नंबर अच्छे मिल जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको एफर्ट्स लगाने हैं अभी से। यदि आप अभी से एफर्ट्स प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो आप ये मान सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। वहां पे कोई भी इंटरव्यू देने वाला इतना एक्सपर्ट नहीं होता, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, दे गिव वेरी फ्लुएंट रिस्पॉन्स, बहुत ही कम का ऐसा होता है। तो आप भी यदि नॉर्मल तरीके से आप परफॉर्म करेंगे तो आपको यूजुअली अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये प्रयास करना है, एफर्ट्स अपनी तरफ से भी डाल के रखना है कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस है उसको बोलने की प्रैक्टिस अभी से करके रखनी है। यदि आप कर लेंगे तो वहां पे आपका जो इंटरव्यू है काफी डिसेंट तरीके से हो सकता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है, कई बार क्या होता है आपकी जो फील्ड है उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स जो है उनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करके रखनी है। बिकॉज जो भी आपकी फील्ड है, जैसे इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के हैं या सर्जन हैं, तो जहां से भी आप जो भी आपका स्पेशलाइजेशन रहा है वहां के जो रिसेंट डेवलपमेंट हैं, एडवांसड हैं, उनको थोड़ी सी आपको तैयार करके जाना है। बिकॉज रिसेंट डेवलपमेंट से 1-2 चीजें पूछ ली आ सकती हैं कि अभी आप बताइए कि इस फील्ड में कौन सा अभी डेवलपमेंट हुआ है ना। तो थोड़ी सी आप इसके लिए जर्नल्स वगैरह जो आप पढ़ते हैं उसको थोड़ी सी आप थोड़ा देख के जाएं, जिससे कि आपको वहां पर थोड़ी सी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये रहा बेसिकली कुछ बेसिक क्वेश्चंस जहां पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं वहां पे आमतौर पर टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछाते हैं, आपकी फील्ड से क्वेश्चन पूछाते हैं। बाकी ह्यूमरस क्वेश्चन थोड़ी कम पूछाते हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, थोड़ी सी आपको इसको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो ये रहा डिस्कशन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं लास्ट में। देखो, इंटरव्यू में आमतौर पर आपका जो अवेयरनेस है उसको भी चेक किया जाता है। तो जो करंट अफेयर्स है, मतलब जो करंट अपडेट्स हैं उसको आप थोड़ा तैयार करके जाएगा। जैसे आप प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत ज़्यादा पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा पढ़ के जाइए। क्योंकि आपका एबीपीएससी का इंटरव्यू इंदौर में होने वाला है, जो कि एबीपीएससी का मेन ऑफिस इंदौर में है। तो इंदौर जब आप जाइएगा तो वहां पे इंदौर का जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको आप देख लीजिए। तो एटलीस्ट इंदौर में क्या क्या हुआ है हल्की सी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आज बताओ इंदौर में क्या हुआ है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव द लिटिल बिट अवेयरनेस। बहुत ज्यादा अवेयरनेस भले ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, आप लगे कि हाँ आप थोड़ी जागरूक टाइप के हैं, तो उस तरह से आपको आपके अंदर जितना ये थोड़ी सी अवेयरनेस होती है उससे आपके अंदर बोल्ड पर्सनालिटी देखने के लिए मिलती है। और ये इंटरव्यूअर जो है आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा ये काम आप करें कि न्यूज़पेपर थोड़ी पढ़ना अभी से शुरू कर दें, इससे आपको थोड़ी सी पॉस्ट डेवलपमेंट मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है, कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर में आपके ओपिनियन कॉलम होता है, संपादकीय कॉलम आपने देखा होगा। तो चूंकि आप हेल्थ बेस्ड जो है आपकी जॉब है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो हेल्थ बेस्ड है, तो आप प्रयास ये करें कि ओपिनियन जो आते हैं वहां पे संपादकीय कॉलम में कोई हेल्थ जुड़ा हुआ है तो आप उसको जरूर देख के जाइए। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज पर यदि कोई हेल्थ जुड़ा हुआ जो ओपिनियन आया हुआ है तो आप उसको देख लें प्रॉपर तरीके से। या इसके अलावा कोई भी ऐसा ओपिनियन, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कई बार ओपिनियन बेस्ड पूछा भी आता है कि हमारे देश में हेल्थ कंडीशन काफी रूरल एरिया में, यदि हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो वहां पे अच्छी नहीं है, तो उसको बेहतर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे बेसिक उपाय आप सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए नजदीक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे तो वहां पे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ बता सकते हैं, एक और छोटा सा अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं,
क्योंकि डॉक्टर्स की जो फैमिली है दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कि एटलीस्ट यदि आप ब्लॉक एरिया में जा रहे हैं तो वहां पर सिक्योरिटीज प्रॉपर तरीके से मिले, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट एरिया में देखा जाए तो वहां पे सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं रहता, पुलिस स्टेशन बहुत एक्टिव रहते हैं तो वहां पर बहुत जल्दी सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन ब्लॉक लेवल पे देखा गया है कि वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती, तो कई बार इमरजेंसी केसेस आते हैं और उस डॉक्टर के साथ मारपीट हो जाती है, तो डॉक्टर्स इसीलिए ब्लॉक लेवल पे या ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं बिकॉज सिक्योरिटी का इशू रहता है। एक और इशू होता है कि यहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो उनके जो बच्चे होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती, इसलिए भी वो विलेज एरिया या जो ब्लॉक एरिया है उसको वहां पे जाने से अवॉइड करते हैं। तो आप इस चीज को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर बेहतर तरीके से हम लोग एजुकेशन फैसिलिटी और सिक्योरिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, तो वहां पे डॉक्टर्स जो है उन्हें जाने में किसी तरह से हेजिटेशन नहीं लगेगा। तो ये चीजें आप वहां पे सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह कुछ बेसिक चीजों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एनजीओज हैं उनकी मदद ले सकते हैं। एनजीओज की मदद लेने से क्या होता है कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है उसकी कैंपेनिंग प्रॉपर तरीके से किया सकता है। इवनली एनजीओज को हम प्रॉपर तरीके से ट्रेन भी कर सकते हैं, बहुत सारे जो आशा वर्कर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसी चीजों को आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप अपने ओपिनियन को सामने के सामने रख सकते हैं, लेकिन ओपिनियन याद रखिए बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज कई बार इंटरव्यू बोर्ड जो है आपसे ओपिनियन टेढ़ा मेढ़ा पूछता है। जैसे मान लो अभी पूछा सकता है आप लोगों से अडानी का केस काफी चर्चा में है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि कंप्लीटली वो फॉल्ट है, वो बिल्कुल गलत है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल रिपोर्ट जो है, आप कोई भी चीज वन डायरेक्शनल नहीं बोलना है। आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं अडानी बिल्कुल सही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, या आपको ये भी नहीं बोलना है कि नहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, अडानी बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस्ड ओपिनियन देना है। आप ये कैसे कह सकते हो कि हाँ अडानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ चीजें खुलासा किया गया है, हालांकि उसके खुलासे पहले भी किए गए थे, लेकिन आप ये कह सकते हो हल्का कि उसकी टाइमिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थी। उस समय उनके जो है आईपीओज ओपन होने वाले थे, लेकिन उसी समय रिपोर्ट आ गई तो उसके कारण काफी नुकसान हो गया। ऐसी चीजों को आप थोड़ा मेंशन कर सकते हो, और ये भी चीजें मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर देखा जाए तो बाकी जो बिजनेसमैन है उन्हें भी इस चीज को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हल्का सा बैलेंस ओपिनियन आप दोगे तो वहां पे क्या होता है कि इंटरव्यू पैनल जो है उसको लगता है कि आप एक डिप्लोमेटिक टाइप के इंसान हैं, और बेसिकली इंटरव्यूज के दौरान आपको डिप्लोमेटिक ही बन के रहना है। आपको यूनिडायरेक्शन एक डायरेक्शन का ओपिनियन नहीं देना है। तीन चीजों को छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, और आप अपना बेहतर तरीके से इंटरव्यू दें। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MBPS से, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप वहां भी आके पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। Once again, all the best for your interviews. मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।